अच्छा, डेफिनेशन समझ में आई? यस मैम। यस मैम। आर्यन, यस मैम। अब देखो, इसमें ये तीन चीज से हो सकते हैं। इट कैन बी सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, इसमें सब्जेक्ट वर्ब का हो सकता है, ऑब्जेक्ट वर्ब का हो सकता है, और कॉम्प्लीमेंट हो सकता है किसी भी वर्ब का। टू, जैसे कि अगर कोई हम लोगों ने सेंटेंस बनाया, तो उसमें सब्जेक्ट जब शुरू हो रहा है, तो वो एज अ, जब भी नाउन में सब्जेक्ट होगा तो वो शुरुआत सेंटेंस के बिगनिंग से ही शुरू होगा। और वो वर्ब की तरह भी हो सकता है, मतलब सब्जेक्ट में कोई वर्ब भी हो सकता है। वर्ब मतलब एक्शन वर्ड्स। तो जब भी कोई नाउन एक्शन शो करेगी या फिर एक्टिविटी शो करेगी, तो वहां पे क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब की तरह यूज होगा। सब्जेक्ट में वर्ब यूज होगा और सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्टिंग में होगा। ठीक है। सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। नेक्स्ट होता है ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, और फिर होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। ठीक है, तो इसमें तीन चीज हो सकती हैं। उसके बाद इन्फिनेटिव्स एज एज सब्जेक्ट। अगर इन्फिनेटिव एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है तो क्या होगा? सब्जेक्ट जानते हो ना, सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही होती है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। द सेंटेंस, जिसमें भी, जो, जैसे कि अगर कोई सेंटेंस है उसमें जिसके बारे में भी बात हो रही हो उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे। who or which the sentence is about. The infinitive comes at the beginning of the sentence and act as a subject. And acts as a subject. मतलब कि इन्फिनेटिव सब्जेक्ट के बिगनिंग में, शुरुआत में आएगा, और ये सब्जेक्ट, ये सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट वर्क करेगा या फिर एक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, swim is a good exercise. समझ में आया? यस। इन्फिनिटिव एज अ सब्जेक्ट, इतना क्लियर हुआ? यस मैम। आर्यन, तुमको डाउट था ना? यहां तक समझ में आया? मैम फिर ये किस टाइप का नेम मैम, नाउन मतलब तो किसी का नाम हुआ ना, फिर वर्ब कैसे नाम की तरह ऐड करेगा? जब भी किसी सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा होगा, कोई आइडिया, सॉरी, कोई एक्टिविटी हो रही होगी, या कोई आइडिया की बात हो रही होगी, या कोई थिंग की बात हो रही होगी, तो वो एक नाउन की तरह एक्ट करेगा। लेकिन इसमें जो सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वो वर्ब होगा। ओके मैम। सेंटेंस में नाउन ही आ रहा है, लेकिन इसमें जो सब्जेक्ट है वो वर्ब है।
ये रूल है इसका। ओके। ओके मैम। मैम ये वाले टेस्ट में बेयर इन्फिनेटिव्स भी आने वाले हैं क्या? हाँ, ओके मैम। उसमें भी डाउट है क्या? नो मैम। बेयर इन्फिनेटिव्स में भी डाउट है क्या? नो मैम। आर्यन, यस मैम। बेयर इन्फिनेटिव्स में भी डाउट है? नो मैम। हाँ। नो मैम। ओके। ओके, इन्फिनेटिव एज ऑब्जेक्ट। The infinitive receives the action of the main verb। जो भी एक सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसका एक्शन रिसीव करना, ठीक है। जैसे कि कोई इन्फिनेटिव है, तो जो इन्फिनेटिव होगा, जैसे टू रीड बता रहे हैं। Receives the action of the main verb। ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ वर्ब एज अ ऑब्जेक्ट यूज होता है, ठीक है। वर्ब ऑब्जेक्ट होता है इसमें। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू रीड, ठीक है। तो टू रीड इज अ infinitive and it is act like an object, acts as an object, ठीक। उसके बाद infinitive as complement। यहाँ पे जो भी सेंटेंस का मीनिंग होगा वो वर्ब कंप्लीट करेगा। अभी तक देखो, कुछ ना कुछ ऐसा जो ये सेंटेंसेस में कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा था कि सेंटेंस का मीनिंग पूरा नहीं हो रहा है, तो द इन्फिनेटिव कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। यहाँ जो भी सेंटेंसेस हम बनाएंगे उनका मीनिंग जो होगा वो कंप्लीट होगा। द इन्फिनेटिव completes the meaning of the word, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, यही तो प्रॉब्लम है। क्या? ये जो माइक है इसका रिसीवर यहाँ लगा है। हाँ, तो वो खराब हो गया था। खराब नहीं है। ये तुमने ट्रांस इसको भी बदला था क्या? क्या? माइक बदला होगा ना। जो दिया था आपने वही लगाया है। हाँ जी। ये- माई ड्रीम इज टू बिकम अ डॉक्टर। ताकि अपना माइक वहां तक हटाओ। ऑफ करो।
हेलो। बेटा आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर। यस सर। ये हमारी ये देखो ये पैटर्न बना लेंगे 1 2 3। इसमें भी बना है 1 2 3। और इसमें नहीं बना है, ये विदाउट पैटर्न जो ब्लैक है ना वो सही लगा हुआ है। ये मुझे बहुत अच्छा। ठीक है, तो इसमें जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, माई ड्रीम इज टू बिकम अ डॉक्टर, ये टू बिकम ये एक इन्फिनेटिव है, ठीक है, और इसमें सेंटेंस की मीनिंग भी कंप्लीट हुई है। ठीक, इसी इसी को बोलते हैं इन्फिनेटिव एज अ नाउन, और इतनी ही चीजें होती हैं नाउन, इन्फिनेटिव एज अ नाउन में। अब देखो इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। अब अगर आ गया तो हम इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? हेलो। यस मैम। यस मैम। ठीक, इतना समझ में आया? आर्यन, यस मैम। इतना यस समझ में आया? मैम। हाँ। इन्फिनिटिव एज कॉम्प्लीमेंट नहीं समझ आया। यहाँ पे जो वर्ब का मीनिंग होता है टू बिकम, ये जो यहाँ पे जो वर्ब है वो टू बिकम है, ठीक है। इसका मीनिंग इस सेंटेंस में पूरा हुआ है। माई ड्रीम इज टू बिकम अ डॉक्टर, मेरा ये सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं। तो टू बिकम, इस चीज का मीनिंग यहाँ पे क्लियर हुआ है। जो वर्ब है इस चीज का मीनिंग यहाँ पे कंप्लीट है। तो जहां पे वर्ब का मीनिंग कंप्लीट हो उसको इन्फिनेटिव एज कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ठीक। यस ओके। मैम। ओके। अब हाउ टू आइडेंटिफाई इन्फिनेटिव एज अ नाउन, हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करें। अब हमने पढ़ तो लिया, अब हमें पता कैसे चलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई इन्फिनेटिव एज अ नाउन। नाउन इन्फिनेटिव तक समझ में आया ना? यस मैम। बता रहे हैं। यस मैम। एक सेकेंड। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा, कोई भी अगर हमें सेंटेंस दिया हुआ है तो उसमें इन्फिनेटिव कहाँ है। इन्फिनेटिव पहले हमें ढूंढना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? फाइंड इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव, ठीक है। इन्फिनेटिव जैसे लुक फॉर टू प्लस बेस वर्ब, ये हमको ढूंढना है। टू प्लस बेस, ठीक है। सबसे पहले सेंटेंस में नाउन इन्फिनेटिव को ढूंढने के लिए इन्फिनेटिव ही पहले फाइंड कर लो, टू प्लस बेस वर्ब। उसके बाद चेक व्हाट वर्क इज डूइंग। अब देखो चेक करो सेंटेंस में कि क्या काम हो रहा है। जैसे कि ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। मेरी राइट ये नहीं, दिस इज सेकेंड स्टेप, ठीक है। चेक व्हाट वर्क इट इज डूइंग। देखो क्या वर्ब क्या काम कर रहा है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है, अब हमें देखना है कि वर्ब काम क्या कर रहा है, बेस वर्ब जो है वो कर क्या रहा है। एंड इन्फिनेटिव इज अ नाउन इफ इट इज डूइंग वर्ब, ठीक है। एक इन्फिनेटिव नाउन है क्योंकि वहां पे काम हो रहा है, इसलिए किसका? किसी भी पर्सन का, किसी भी थिंग का, किसी भी प्लेस का, या फिर किसी भी एनिमल का, किसी भी आइडिया का।
एक इन्फिनेटिव एज अ नाउन तब एक्ट करता है जब किसी भी सेंटेंस में किसका काम हो रहा हो, कोई पर्सन काम कर रहा हो, कोई प्लेस का काम किया जा रहा हो, कोई थिंग हो या फिर कोई आइडिया। तो व्हाट बीन, अब हमें ये देखना है कि इन्फिनेटिव में तो हमें ये देख लेंगे किसका किसका काम होता है, अब हमें ये देखना है कि हो किसकी बातें चल रही हैं। इसी का पॉइंट है ये। व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, टॉक्ड, ठीक। अब मान लो हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, टू रीड बुक्स improve knowledge। यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट नहीं लग रहा है ना, क्योंकि ये एज अ सब्जेक्ट यहाँ एक्ट कर रहा है। जो इन्फिनेटिव है यहाँ पे, तुम लोग को सेंटेंस कंप्लीट लग रहा है? नो मैम। कंप्लीट लग रहा है? नो मैम। नो मैम। क्यों? क्योंकि यहाँ वर्ब एज अ इन्फिनेटिव एज अ सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है, वर्ब एज अ सब्जेक्ट एक्ट इधर कर रहा है, इस वजह से। अब देखो हम इसे व्हाट इम्प्रूव्स नॉलेज। अब अगर हम इस सेंटेंस में एक क्वेश्चन करें, व्हाट इम्प्रूव्स नॉलेज, तो हमें क्या मिलेगा? बुक्स, टू रीड बुक्स। तो बुक्स थिंग है, एक नाउन है, तो यहाँ पे एक थिंग की बात हो रही है। जहां पे किसी भी पर्सन प्लेस या थिंग की बात हो किसी सेंटेंस में कोई क्वेश्चन करने पे, तो वो एक इन्फिनेटिव एज अ नाउन आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, तो इट इज इन्फिनेटिव एज अ नाउन, इन्फिनेटिव एज अ नाउन। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। टू एक्सरसाइज डेली इज हेल्दी। इसमें क्या है? इसमें कैसे आइडेंटिफाई करोगे? व्हाट इज हेल्दी, क्या हेल्दी है? आंसर क्या मिल रहा है? टू एक्सरसाइज डेली। तो इट इज ऑल्सो अ इन्फिनेटिव एज अ नाउन। ठीक है, समझ में आ गया इन्फिनेटिव एज अ नाउन यस मैम। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये समझ में आया? यस मैम। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अच्छा, इन्फिनेटिव्स में और कोई डाउट, कोई ऐसा टॉपिक? मैम ये जो बेयर इन्फिनेटिव्स है उन्हें आइडेंटिफाई कैसे करना है? चलो देख लेते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई बेयर इन्फिनेटिव्स। यू नो व्हाट आर बेयर इन्फिनेटिव्स? ये कहाँ चला गया? बेयर इन्फिनेटिव्स में टू नहीं लगता है। अ बेयर इन्फिनेटिव इज अ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट टू। जो इन्फिनेटिव होता है वो टू के साथ प्रोसीड किया जाता है, लेकिन बेयर इन्फिनेटिव में टू नहीं लगता है।
ठीक है, सॉरी वेट, विदाउट टू। ठीक है, बेयर अवेयर इन्फिनेटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट टू। इसमें वर्ब का बेस फॉर्म होता है, लेकिन इसमें टू नहीं लगता है आगे। मतलब जो इन्फिनेटिव्स होते हैं उसमें वो यूजुअली टू टू के साथ ही प्रोसीड करते हैं, चलते हैं, लेकिन बेयर इन्फिनेटिव्स में टू नहीं लगता है। इसमें सिर्फ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। ठीक है, अब इनको आइडेंटिफाई करना तो बहुत इजी है। पहले फाइंड कर लो कि वर्ब क्या है, मतलब बेस वर्ब क्या है। जैसे गो, कम, प्ले, ये सारे बेस वर्ब्स होते हैं। तो पहले हम उन्हें आइडेंटिफाई कर लेंगे, देख लेंगे कि उनके आगे टू तो नहीं लगा है। अगर नहीं लगा है तो वो बेयर इन्फिनेटिव्स हैं। ठीक है, देखो आर्यन, तुमको पता था कि बेयर इन्फिनेटिव होते क्या है? यस मैम। हाँ, तो उनको आइडेंटिफाई करना तो पूरा मैम करते हैं। क्योंकि कभी कभी एक सेंटेंस में आ जाते अच्छा, हैं वो इसलिए। वाली कंडीशन भी बता देते हैं, आगे है। पहला, अगर नॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है, तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? हम देख लें कि वर्ब बेस फॉर्म में है कि नहीं। फाइंड अ वर्ब इन इट्स बेस फॉर्म। ठीक, उसके बाद बेस फॉर्म गो, प्ले, राइट, ये सब वर्ब के बेस फॉर्म होते हैं। अब देख लो, इनके पहले टू तो नहीं लगा है। सेकंड, चेक इफ देर इज नो टू बिफोर इट। कोई भी बेस फॉर्म के पहले टू तो नहीं है। नो बिफोर। ठीक, उसके बाद आफ्टर मेक्स, ये कभी कभी ये सर्टेन वर्ब्स के पहले आते हैं। कोई सर्टेन स्पेशल वर्ब्स होते हैं जिनके पहले ये इन्फिनेटिव्स आते हैं। जैसे आप मेक के बाद आ रहे हैं, मेक ऑब्जेक्ट, उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव, मेक, मेड, ये सारे वर्ड्स। ठीक, जैसे कि आफ्टर मेक और मेड। ठीक है, अगर हम इसका एक स्ट्रक्चर देखें तो क्या हो जाएगा? मेक ऑब्जेक्ट, फिर बेयर इन्फिनेटिव। पहले मेक या फिर मेड आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बेयर इन्फिनेटिव आएगा। मेक, मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेयर इन्फिनेटिव। इसके पहले सब्जेक्ट तो होगा ही। फॉर एग्जाम्पल, टीचर मेड अस वर्क हार्ड।
ठीक है। मैम। हम्म। मैम स्ट्रक्चर के पहले क्या लिखा है? स्ट्रक्चर से पहले तो आफ्टर मेक या फिर मेड, ये। नो मैम, नीचे सेंटेंस में। स्ट्रक्चर, ये। यस। अब ठीक है, ये। यस। हाँ, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, द टीचर मेड अस वर्क हार्ड। हु, विच वर्ब कम्स आफ्टर मेक अस वर्क? तो यही है बेयर इन्फिनिटिव, और इसके पहले टू नहीं लगा है, तो वर्क इज अ बेयर इन्फिनिटिव। अब कभी कभी यहाँ पे तो हम लोगों ने मेक के बाद देख लिया, अब लेट के बाद भी लगता है, मेक या फिर मेड के बाद फिर। अच्छा, आर्यन यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। आर्यन, अब यस आएगा, मैम। आइडेंटिफाई कर लोगे? उसके बाद आफ्टर लेट, लेट के बाद भी लगता है। मैम। हाँ। मैम वो एग्जाम्पल क्या था? द टीचर मेड अस वर्क हार्ड। आफ्टर लेट, अब इसका क्या है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेयर इंफिनिटिव स्ट्रक्चर। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेयर इंफिनिटिव। एक, फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गो, वेट। स्ट्रक्चर समझ में आया? यस मैम। तो एग्जाम्पल क्या होगा? यस मैम। लेट मी गो, तो लेट मी गो, लेट मी के बाद क्या लगा है? गो, गो इज अ बेस वर्ब, तो इसके पहले टू तो लगा नहीं है, तो ऐसे हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब कुछ मॉडल वर्ब्स के बाद भी लगता है। मॉड, हेलो प्रिस्का। यस मैम। हाँ बेटा, अगर आपको आगे क्लास कंटिन्यू करनी है तो आपको अब एनुअल एनरोलमेंट कराना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कल आपका लास्ट है, अगर आपको फर्स्ट से क्लास करनी है, 1 जुलाई से, तो आपको एनुअल एनरोलमेंट कराना पड़ेगा। ओके। अगर ओके आप, मैम। हाँ, तो आप अपने पेरेंट्स से बोल दीजिएगा कि वो सर से बात कर लेंगे। ठीक। ओके मैम। हम्म। हाँ, नहीं। हम्म। आता है। हम्म।
तक समझ में आया? मेक यस। और लेट के बाद जो वर्ब लगते हैं उनमें टू नहीं लगता है कभी कभी, तो ये स्पेशल वर्ब होते हैं, ठीक है। आफ्टर मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, ठीक है। मॉडल वर्ब्स जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे मॉडल वर्ब्स होते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले इसको देख लो। कैन, कुड, मे, माइट, एक्सेट्रा, तो ये सारे क्या होते हैं, मॉडल वर्ब्स होते हैं। इसका स्ट्रक्चर, मॉडल, मॉडल मतलब कि कैन, कुड, ये सारे वर्ब्स मॉडल प्लस वेयर इंफिनिटिव, नेटिव, ठीक है। ये मॉडल, ये जो वर्ब्स लगते हैं मॉडल वर्ब्स के बाद उनका स्ट्रक्चर है, जैसे कि आई, फॉर एग्जाम्पल, आई कैन स्विम, ठीक। यू शुड स्टडी, तो हेयर कैन एंड शुड आर मॉडल वर्ब्स, और उसके बाद बेस वर्ब लगा हुआ है या बेयर इंफिनिटिव लगा हुआ है। एंड दिस इज अ मॉडल वर्ब, ठीक। इतना क्लियर है? यस मैम। आफ्टर हेल्प, हेल्प के बाद भी कभी कभी लगता है लेकिन बहुत कम। दिस इज द फोर्थ कंडीशन। आफ्टर हेल्प, ठीक। ये बहुत रेयर कंडीशन में होता है लेकिन हो जाता है। इसमें आपको कोई स्ट्रक्चर नहीं दिया जाता है, इसमें सिर्फ आपको इतना आइडेंटिफाई करना होता है कि कोई भी वर्ब जो है उसके पहले टू ना लगाओ, कोई भी बेस वर्ब है उसके पहले टू ना लगाओ, तो उससे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि शी, फॉर एग्जाम्पल, शी हेल्प मी कैरी द बैग, कैरी द बैग, ठीक है। तो यहाँ पे कैरी इज अ वर्ब, समझ में आया? यस मैम। ओके, उतना क्लियर है? यस यस मैम। आर्यन, और कोई डाउट इन्फिनिटिव्स में? नो मैम। आर्यन, कोई और डाउट? नो मैम। ओके, causative verbs, causative verbs get, the causative verb get is have तो हो चुका है ना, have हो चुका है ना। यस The यस causative मैम। verb get is used to express that someone causes another person to do something. Get तब यूज होता है जब कोई और
किसी पर्सन का काम कर रहा होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? गेट प्लस पर्सन प्लस इन्फिनिटिव वर्ब। The construction emphasizes that the subject arranged for an action to be performed by someone. इसमें इसका क्या कंस्ट्रक्शन है? मतलब इसमें होता क्या है कि जो सब्जेक्ट है, मतलब सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है, वही एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है किसी और का। मतलब अगर कोई सेंटेंस है, उसमें किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो वही किसी और का एक्शन परफॉर्म कर रहा है। मतलब अगर हम लोग इसको सिंपली बोले तो किसी कोई और इसमें सर्विस दे रहा है किसी को। ठीक है। जहां हम लोग गेट का यूज करते हैं, कॉजेटिव वर्ब गेट का यूज करते हैं, वहां पे हम किसी और को कोई सर्विस या फिर टास्क डिस्क्राइब करने के लिए बोलते हैं कॉमन वे में। इसका स्ट्रक्चर है गेट प्लस पर्सन प्लस टू। दिस इज द स्ट्रक्चर। यू कैन राइट द स्ट्रक्चर। ठीक। इस इमेज में भी दिया हुआ है, वेट। स्ट्रक्चर लिख लिया? दिख विजिबल है तुम लोगों को? यस मैम। गेट गेट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस पर्सन प्लस टू प्लस वर्ब। ठीक। इन्फिनेटिव, ये इन्फिनेटिव हो गया। ठीक है, दिस इज इन्फिनेटिव। ठीक। टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग। ठीक है, किसी को कोई चीज के लिए कन्विंस करना, किसी से कोई चीज की सर्विस लेना। द स्टूडेंट गॉट द टीचर टू डिसमिस क्लास अर्ली। We could not get him to sign the arrangement. These are the examples of get. ओके। हैव का देखो, हैव हमने बता दिया था ना। उसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस पर्सन प्लस वर्ब। यहाँ तक क्लियर है? प्रिस्का, ये क्या यस। कर रही हो? शानवी, कुछ क्लियर नहीं है? मैम। ओके। यस मैम। मैम। हाँ। मैम आपने गेट पॉजिटिव वर्ब भी करवा दिए थे, पर उसमें आपने जो ये स्ट्रक्चर बताया था उसमें सब्जेक्ट ऐड नहीं था इस बार। हाँ, तो वो स्टार्टिंग में ऐड होता है, मतलब कहीं कहीं पे दिया रहता है, कहीं कहीं पे नहीं दिया रहता है। क्योंकि सब्जेक्ट तो किसी भी सेंटेंस में होगा ही ना, इसलिए वो कहीं कहीं पे लिखवाते हैं, कहीं कहीं पे नहीं लिखवाते हैं। ठीक है। बिना सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर मत बनाना, ओके? क्योंकि इधर भी देखो सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, पर सब्जेक्ट किसी कोई भी सेंटेंस है तो उसमें सब्जेक्ट तो होगा ही ना किसी चीज के बारे में तो हम बात कर ही रहे होंगे ना। विच सेंटेंस करेक्टली यूजेस द कॉजेटिव गेट स्ट्रक्चर? किसमें सही से यूज हुआ है? बताओ। मैम ऑप्शन टू। मैम ऑप्शन टू। ऑप्शन टू। ऑप्शन टू। फोर। आर्यन, क्या होगा आंसर? मैम ऑप्शन टू। आई गेट हिम टू फिक्स दिस सिंक। हाँ, गुड। Get him to fix the sink. What is the primary function of the causative get? क्या फंक्शन होता है? To indicate someone caused another to perform an action. एक सेकंड, arrange the subject। हाँ, ठीक है। अब causative versus get।
गेट भी कॉजेटिव गेट वर्सेस हैव और गेट, जो दो कॉजेटिव वर्ब्स हैं उसमें क्या, एक सेकेंड, उसमें डिफरेंस क्या है? While both get and have can be used as a causative, दोनों get और have जो है वो दोनों causative verb ही causative verbs में ही आते हैं, लेकिन दोनों में अलग अलग पैटर्न यूज होता है, दोनों का फॉर्मेशन अलग अलग है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। जब भी हम लोग गेट का यूज कर रहे होंगे तो हम हमेशा टू लगाएंगे, ठीक है, मतलब हम लोग इन्फिनिटिव फॉर्म में वर्ब का यूज कर रहे होंगे। लेकिन वहीं अगर हम लोग हैव लगाएंगे तो वहां पे हम लोग सिर्फ बेस फॉर्म ऑफ द, मतलब सिर्फ बेयर इन्फिनिटिव का यूज करेंगे, टू का यूज नहीं करेंगे। अगर कहीं पे गेट लगा हुआ है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे इन्फिनिटिव लगता है, लेकिन अगर कहीं पे हैव लगा होता है तो वहां पे बेयर इन्फिनिटिव लगता है। गेट और हैव दोनों ही पॉजिटिव वर्ब है, लेकिन दोनों के ग्रामेटिकल पैटर्न्स और फॉर्मेशन स्ट्रक्चर दोनों में डिफरेंस है। गेट हम लोग तब यूज करेंगे जब कहीं पे इन्फिनिटिव वर्ब लगा हुआ, गेट के साथ हमेशा इन्फिनिटिव वर्ब लगता है, इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, इन्फिनिटिव लगते हैं। लेकिन हैव के साथ इन्फिनिटिव नहीं लगते हैं, सिर्फ वर्ब का बेस फॉर्म लगता है, या फिर बेयर इन्फिनिटिव उन्हें हम कह सकते हैं। ठीक, समझ में आया? यस। इसका डिफरेंस तो इजी था ना। गेट में क्या होता है, इन्फिनिटिव लगते हैं, और हैव में इन्फिनिटिव नहीं लगते हैं, बेयर इन्फिनिटिव लगते हैं बिना टू के। ओके, causative get with passive meaning. The causative get can also be used in passive sense when we focus on the subject receiving the action rather than the person performing it. जब हम देखो get पैसिव सेंस में भी यूज हो सकता है, जब हम इस पे फोकस करें कि कोई भी ऑब्जेक्ट उस एक्शन को रिसीव कर रहा है, ना कि वो पर्सन उसे परफॉर्म कर रहा है। देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इस इमेज से समझ में आएगा, इसमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है। हम्म जब हम पैसिव कॉजेटिव का यूज करेंगे गेट के साथ, इसके साथ यूज करेंगे गेट के, हाँ, तो उसका पैटर्न क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस बी या फिर गेट प्लस पास्ट पार्टिसिपल बाय समवन, किसी के साथ, ठीक है। उसके बाद एक और पैटर्न दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल लगा होगा तो हैड लग जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल लगा होगा तो गॉट हो जाएगा। ओके, समझ में आया पास्ट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर? यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट जो रिसीव कर रहा है एक्शन, वो उसको नहीं कर रहा है, कोई और उस एक्शन को परफॉर्म करता है। द स्ट्रक्चर इज गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल, मतलब अगर हैव है तो हैड हो जाएगा, और अगर गेट है तो गॉट हो जाएगा। माइक क्या करना है? ठीक है, ठीक है। This is very useful when we do not know or do not need to mention who performed the action. ये देखो जो पैसिव मीनिंग है ना, ये तब जरूरी होती है जब हमें नहीं पता होता है या हमें नहीं मेंशन करना होता है कि एक्शन किया किसने है, ठीक है, समझ आया? यस मैम। ओके, तो गेट हो गया है, गेट के सारे टॉपिक्स। अब मेक है, इसके बाद मेक के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, फिर उसके बाद तुम लोगों को और किसी टॉपिक में डाउट है जो कल क्लियर होना हो? हाँ, मैम ये वर्ड फॉर्मेशन में थोड़ा है। वर्ड फॉर्मेशन,
यस मैम। रिवाइज करना है? यस मैम। अच्छा, ठीक है। तो फिर पॉजिटिव वर्ब गेट तक हो गया है, मैं सिर्फ गेट तक दूंगी, मेक में आगे से पढ़ाऊंगी, मतलब जुलाई से। ठीक है, कल मैं वर्ड फॉर्मेशन एक बार रिवाइज करा दूंगी। ओके मैम। देख लो वर्ड फॉर्मेशन होता क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में। वर्ड फॉर्मेशन जिसमें हम नए वर्ड्स बनाते हैं प्रीफिक्स या सफिक्स को ऐड करके, और या फिर उस वर्ड का फॉर्म चेंज करके। वर्ड फॉर्मेशन डेफिनेशन बता देते हैं फिर बाकी का फिर। वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू वर्ड्स, कोई भी नए वर्ड को बनाना सफिक्स प्रीफिक्स ऐड करके, और या फिर उस वर्ड के ही फॉर्म को चेंज करके। वर्ड फॉर्मेशन मींस क्रिएटिंग अ न्यू वर्ड फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग वर्ड। जो भी वर्ड हमारे पास है उससे नए वर्ड को बनाना, उसको हम लोग वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं। वर्ड फॉर्मेशन is the process of making new words by adding prefix, suffix, or by changing the wait. Changing the form of word. किसी भी नए वर्ड का फॉर्मेशन करना, किसी वर्ड में प्रीफिक्स, जो भी वर्ड हमारे पास है उसमें प्रीफिक्स ऐड करके सफिक्स ऐड करके, या फिर उस वर्ड के फॉर्म को ही चेंज कर देना, उसको हम लोग वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं। प्रीफिक्स जो वर्ड के पहले लगते हैं, मान लो हमारे पास नॉट है, सॉरी हैप्पी, कोई एग्जाम, मान लो हैप्पी हमारे पास वर्ड है फॉर एग्जाम्पल, हैप्पी। ठीक है, अब अगर हम इसमें प्रीफिक्स लगा देंगे अन, तो ये क्या हो जाएगा, अनहैप्पी। ठीक है, तो अनहैप्पी इसमें प्रीफिक्स लग गया, मतलब नॉट, वो हैप्पी नहीं है। तो हमारे पास ये जो वर्ड है ना, इसको हम रूट वर्ड बोलते हैं, दिस इज आवर रूट वर्ड। ठीक है, रूट वर्ड से हमने एक नया वर्ड बना लिया। मान लो काइंड है, ये हमारा रूट वर्ड है। ठीक है, हमने इसके आगे अन लगा दिया, तो ये क्या हो गया, अनकाइंड। ये हमारा नया वर्ड बन गया, न्यू वर्ड। जा रहे, न्यू वर्ड। ठीक, समझ में आया? यस मैम। ओके, यस इसके मैम। आगे हम वर्ड फॉर्मेशन कल रिवाइज करा देंगे पूरा, बाकी पॉजिटिव वर्ब गेट तक देंगे। ठीक, ओके मैम। ओके ओके। ओके, थैंक यू क्लास 8, यू कैन लीव, विल मीट ऑन, वी विल मीट टुमारो। ठीक ओके है, बाय मैम। बाय। बाकी कोई डाउट होगा तो कल पूछ लेना। ओके आर्यन, ओके, ओके मैम। कोई डाउट होगा तो आप लोग कल पूछ सकते हैं। ठीक, यस मैम। ओके, थैंक यू, बाय।